दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आज की बात कि 8 बजे से मैं आपको 12th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सो मैं आ गया हूं बताने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो बंधु, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 2022 में क्वेश्चन आ चुका है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसकी संभावनाओं के साथ मैं 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जैसे आपको पूछा जा सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बंधु, एवरी पीस ऑफ मैटर इन इट्स अल्टीमेट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो बंधु, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एवरी पीस ऑफ मैटर, एवरी पीस ऑफ मैटर is made up of electrons, protons and न्यूट्रॉन्स। बंधु, दुनिया में जितना भी मैटर है, पदार्थ है, सब का सब बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी होगा, पॉइंट नंबर 1 में होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड तीसरा पॉइंट में है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो बंधु, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E और न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होगा Ne इंटू -E चार्ज प्रोटॉन्स होगा Np इंटू +E एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन होगा चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स Nu इंटू 0। देयरफॉर टोटल चार्जेज
on a body Q plus NP into E plus Nu into 0, which implies that Np minus Ne into E, इसे कहते हैं। देखो बंधु, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल चार्जेज ऑन ए बॉडी is equal to integral multiple of electronic ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। This is known as quantization of charge। तो बंधु, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चार्ज क्वांटाइज है, इससे आप क्या समझते हैं। तो बंधु, अब तक किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज पाया गया है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, कभी भी फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं पाया गया है अब तक। तो इसलिए टोटल चार्ज जो होते हैं किसी भी बॉडी पर, वह इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बंधु, एक या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, चूंकि 2022 में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ चुका है, फिर भी मैं आप उसको भी रिपीट भी कभी कभी करता है, तो उसे भी आप देखें। देखो बंधु, टू बॉडीज ए एंड बी इंटरेक्ट एंड गिव्स राइज टू टू अनदर बॉडी सी एंड डी। देखो बंधु, टू ऑब्जेक्ट्स, इफ टू ऑब्जेक्ट्स if two objects A and B interacts gives rise to another object, gives rise to another
ऑब्जेक्ट्स से C and D, that is A plus B इक्वल टू C प्लस D। देखो बंधु, दो ऑब्जेक्ट्स A और B आपस में इंटरेक्ट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसे हमने C और D कहा है। देन it is found that QA प्लस QB इक्वल टू QC प्लस QD। This is known as principle of conservation of charge. This is known as principle of conservation of charge। मैं बंधु आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो कि 1H1 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He 2He4। देखो बंधु, इसका मास तो कंजर्व है, 3 + 1 4, इधर भी 4 है, लेकिन चार्ज जो है इधर है 3 यूनिट चार्ज, 1 और 2, इधर है 2 यूनिट चार्ज। इसमें दिस इक्वेशन इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चूंकि इसमें चार्ज का कंजर्वेशन नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन गलत है। देखो बंधु, अगर मैं आपसे कहता हूं P प्लस P इक्वल टू P प्लस बायोन चार्ज पार्टिकल है, तो देखो बंधु ये इक्वेशन भी गलत है। क्योंकि इधर 2 प्रोटॉन का चार्ज है, जबकि राइट साइड में 3 प्रोटॉन का चार्ज है, इसलिए यहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन नहीं है, तो यह इक्वेशन भी गलत है। कोई भी इक्वेशन होगा, हर हाल में QA और QB बराबर QC प्लस QD है, तो इसी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बंधु, आपको या तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर पूछ सकता है या पूछ सकता है कि चार्ज जो है क्वांटाइज है। तो मैं जस्ट आपको दोनों चीज बताया हूं। एक क्वेश्चन में आपको जरूर आएगा, या तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ जाए या आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आए। तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसे आप ध्यान से समझें, देखें। x1 x2 is the boundary of two media।
ON and x1 x2 is the boundary of two media 1 and 2। देखो बंधु, एक मीडियम 1 है, इसे हम कह रहे हैं मीडियम 1, और इसे मैं कह रहा हूं मीडियम 2। मीडियम 1 रेयर मीडियम है, जबकि मीडियम 2 डेंसर मीडियम है। इसे मैं रेयर मीडियम मान रहा हूं, इसे 2 को डेंसर मीडियम मान रहा हूं। ए रे ऑफ लाइट AO be incident at an angle I। इट रेफ्रेक्टेड अलोंग OB। देखो बंधु, दुनिया में अब तक का जितना भी मीडियम है उसमें 3 घटना घटती है। कुछ रे ऑफ लाइट इस मीडियम में बाउंड्री पर ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पोर्शन जो है सो रेफ्रेक्ट हो जाता है। इसको मैं कहता हूं रेफ्रेक्टेड रे, रेफ्रेक्टेड रे। देखो बंधु, अगर दोनों मीडियम एक रहता, इफ बोथ मीडियम्स आर सेम, तब क्या घटना घटती, जरा इसे आप गौर से देखें। ये रे ऑफ लाइट जो है इस तरह चला जाता, लेकिन ये डेंसर मीडियम होने से यह रे ऑफ लाइट डेविएट कर गया है, डेल्टा एंगल से डेविएट किया है। तो डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डेल्टा क्या है बंधु, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये बराबर है आपको I माइनस आर। एंगल, ये पूरा एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसमें से अगर आर घटा दीजिएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। ये रे सीधे चला जाता अगर दोनों मीडियम एक होता, लेकिन चूंकि डेंसर मीडियम है इसलिए यह डेविएट किया है। तो अब देखो बंधु, इट इज फाउंड दैट it is found that the ratio of sine of the angle of incidence bears the ratio of sine of the angle of incidence and sine of the angle of
रिफ्रैक्शन वियर से कांस्टेंट रेशियो this constant ratio is known as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. With respect to medium 1, and it is denoted by the symbol 1 mu 2, and it is denoted by the symbol 1 mu 2. Thus, one mu 2 sin I by sin R. If medium 1B vacuum, then 1 mu 2 is simply written as mu, and known as absolute refractive index, that is mu equal to sin I by sin R. इसे मैं इक्वेशन 1 डैश कह रहा हूं। देखो बंधु, फॉर ऑल मीडिया म्यू इज ग्रेटर देन 1।
for all media mu greater than 1 except plasma where mu लेस देन 1। तो देखो बंधु, सभी मीडिया के लिए म्यू का मान 1 से बड़ा होता है, व्हिच इंप्लाई दैट साइन आई बाई साइन आर greater than 1, which imply that sin I greater than sin R, which imply that I greater than R. Hence, the ray of light bends towards normal. Hence, the ray of light bends towards normal in going from rarer to denser medium to denser मीडियम। तो बंधु, मैंने आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बता दिया है, फिर से देख लीजिए, बहुत आसान है। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है और यह दोनों दो मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन के बाद यह रे ऑफ लाइट मुड़ता है। जितना एंगल से मुड़ते आता है उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि कहलाता है I माइनस आर। आपको मैं अभी अभी बताया हूं कि ये जो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन का नाम है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसे 1 म्यू 2 लिखा जाता है। अगर यह मीडियम 1 जो हो वैक्यूम हो तो 1 म्यू 2 को हम लोग सिंपली म्यू लिखते हैं और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, या सिंपली बोलते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। यह रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सिंपल कब बोलते हैं? जबकि मीडियम 1 वैक्यूम हो। मैंने आपको यह भी बताया कि फॉर ऑल मीडिया, सभी मीडिया के लिए म्यू का मान ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए साइन आई का मान साइन आर से बड़ा होगा। अतः एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, एंड डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो वही मैं आपको बताया हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ ए वेव फ्रंट? देखो बंधु, ये तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का है। मैं आपको 12th के बैच में इसे काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से। लेकिन चूंकि अभी मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि वेव फ्रंट क्या है, तो देखिए वेव फ्रंट का डेफिनेशन।
S not be a source of light wave. Let S not be a source of light wave. Let S be spherical. Spherical. In shape. वेव बंधु स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, प्लेन वेव हो सकता है। मैं आपको अभी स्फेरिकल वेव के तौर पर बता रहा हूं। यह जो एस है, यह जो है बाउंड्री ऑफ द स्फेयर है। ये सर्किल नहीं समझिएगा, यह एक स्फेयर है, फुटबॉल के तरह का चीज है। यहाँ पर एस नॉट इसके सेंटर पर है और ये जो कंसेंट्रिक है S1 इसे कहें, तो यह जो है S2 है। S1 S2 आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। Let us consider the points. Let us consider the points P1, P2, P3 and P4 on the spherical surface S1। ये P1, P2, P3, P4 यह स्फेयर का जो है सरफेस S1 पर पॉइंट्स हम लिए हैं। इफ ऑल द पॉइंट्स P1, P2, P3, P4 हैव द सेम स्टेट ऑफ मोशन। ध्यान से देखिए बंधु, इफ all the points lie on the spherical surface S1, all the points lie on the spherical surface S1 have the same state of motion। Have the same state of motion। Have the same state of motion, that is, what is the meaning of same state of motion? देखो बंधु, ये जो पार्टिकल P1, P2, P3 है, सबका सब सेम स्टेट ऑफ मोशन है, यानी सबका वेलोसिटी समान है, सबका पोजीशन इस सोर्स का, जिसे हम लोग S नॉट कहते हैं, इस S नॉट के तुलना में सबका पोजीशन R1 दूरी पर है, तो सब टोटल का टोटल R1 ही रहेगा। तो सबका पोजीशन कांस्टेंट दूरी पर है, सबका वेलोसिटी रेडियली आउटवर्ड है, सबका एक्सेलरेशन समान है। तो हम कहते हैं इफ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द स्फेरिकल सरफेस S1 हैव द सेम स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज सेम पोजीशन, दैट इज
सेम डिस्टेंस from the source S naught, and all particles, all points have same velocity, that is radially outwards, and all points have same velocity, that is radially outward. In fact, all points are in the same phase. In fact, all points have the same phase. Then it is called a wave front. अगर सेम फेज होगा सभी पॉइंट्स का तभी यह वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे बंधु मान लो कोई विद्यार्थी है पटना यूनिवर्सिटी का, तो वह पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर कोई विद्यार्थी के द्वारा यदि आंदोलन चलाया जाता है तभी उसी का नाम होता है छात्र आंदोलन। तो ठीक उसी प्रकार अगर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट का सेम फेज हो, सेम वेलोसिटी हो, तभी हम कहते हैं कि यह वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कहलाने के लिए, और चूंकि इसका देखो सेफ स्फेरिकल है इसीलिए इसका नाम स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ। सिंस the shape is spherical, hence it is called a spherical wave front। देखो बंधु, तुम्हें एग्जाम में हो सकता है कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पूछ दे, तो कुछ नहीं है, सभी पॉइंट्स जो रहेंगे सेम स्टेट में रहेंगे, ये कॉमन चीज है, सेम फेज में रहेंगे, ये माइंड में रखिएगा। और वो रेडियली आउट बढ़ जाएंगे। अगर उनका शेप सिलिंड्रिकल है तो उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर वेव जो है स्फेरिकल है, चारों तरफ से फैल रहा है रेडियली आउटवर्ड, इसलिए इसका
उसका नाम है स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट के लिए किसी सोर्स से जो निकलेगा वेव और सारे पॉइंट का अगर एक ही फेज होगा तभी उसका नाम वेव फ्रंट कहलाएगा। अगर वह सब एक फ्रंट में नहीं है, सभी एक फेज में नहीं है, तब वह वेव फ्रंट नहीं कहलाएगा। जैसे बंधु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो बिहार के नीतीश कुमार नाम का हजारों लोग हैं, तो सभी मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। मुख्यमंत्री कहलाने के लिए बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार वेव फ्रंट कहलाने के लिए सारे पॉइंट्स को सेम फेज में होना चाहिए, तभी वह वेव फ्रंट कहलाएगा। चूंकि यह वेव जो है, इसका शेप जो है स्फेरिकल है, इसलिए इसका नाम स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं अल्फा रे क्या है, बीटा रे क्या है और गामा रे क्या है। तो बंधु ये जब कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये तो हम मॉडर्न फिजिक्स के क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ाए हैं और पढ़ाएंगे भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखो बंधु कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होता है वह जो है इंट्रिंसिक इनस्टेबिलिटी के वजह से वह अल्फा बीटा और गामा रे इमिट करते रहता है। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits alpha, beta and gamma ray due to intrinsic instability। देखो बंधु कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है तो वो जो है अनस्टेबल है, इंट्रिंसिक उसके अंदर एक इनस्टेबिलिटी है और वो चाहता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करना। इसी के लिए वो अल्फा बीटा और गामा रे इमिट करता रहता है। खूब ध्यान से देखें बंधु, जैसे मान लो तुम्हारा ही तबीयत अचानक खराब हो जाता है और लगता है कि कैसे वोमिटिंग करें, और वोमिटिंग करने के बाद हम थोड़ा सा शांति महसूस करें, बेचैनी फील करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ही आप वोमिटिंग कर देते हैं, कह कर देते हैं, तो आपको राहत मिलती है, कुछ स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। तो वही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है, लेड के बाद कहिए जो भी है, हैवी न्यूक्लियस जो है, जानते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस में क्या रहता है भाई, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो उसको वह जो इनस्टेबल है तो वो अल्फा बीटा और गामा रे को इमिट करके चाहता है कि हम स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें। तो यहां पर है अल्फा रे। देखो बंधु ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा रे, ड्यू टू emission of due to emission of alpha ray, the atomic number
the atomic number of parent nucleus of parent nucleus decreases by 2 units and mass number decreases by 4 यूनिट्स। कोई भी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा, जैसे मान लीजिए बंधु कि ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है MX, इसका मान लो एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। तो ज्यों ही ये अल्फा रे इमिट करेगा तो इसका मास नंबर 2 यूनिट से घटेगा। ये हो जाएगा Z-2 प्लस 2He4। तो ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा रे, ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर Z था, अब नया एटॉमिक नंबर Z-2 हो गया और मास नंबर A-4 हो गया। तो इसका नाम था पेरेंट न्यूक्लियस, इसका नाम हो गया है डॉटर न्यूक्लियस। ये अल्फा रे इमिट करते हैं चूंकि अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए और एक नया न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो बंधु इसका 2 प्रॉपर्टी आपको लिखना है। तो पहला प्रॉपर्टी मैं ये बताया हूं, दूसरा प्रॉपर्टी आप देखें। It is heavy and hence its probability is high to collide with a neutral atom to form a positive ion। तो बंधु इसका तो ऐसे प्रॉपर्टी 5-6 है, लेकिन 2 ही प्रॉपर्टी आपको बताना है, तो मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताया है। बाइनरी नंबर सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं बंधु। तो जैसे कोई भी सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। तो अगर हम लोग लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये इसका बेस कहलाता है 10। तो बंधु जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 रहता है,
और इसका जो बेस 10 है इसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये कहलाता है बेस 10। अब देखिए ये जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर जो होते हैं 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं। तो टोटल नंबर बेस के बराबर होता है, और जो MSB होता है वो होता है बेस -1। तो ये जो लास्ट डिजिट होगा यह बेस -1 होगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार बाइनरी नंबर जो होते हैं, बाइनरी नंबर, the base of the binary number, the base of the binary number is 2। इनका बेस 2 होता है, और जितना बेस है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है उनका नाम बिट होता है। तो देयर आर 2 bits in the binary number सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बिट होते हैं, एक का नाम है 0, दूसरे का नाम है 1। तो देखो बंधु, बेस -1, यहां से भी देख लो, बेस -1, इनका बेस 2 है, तो 2 - 1, इनका जो लास्ट डिजिट है MSB है वह 1 है, और ये भी लास्ट डिजिट रहेगा बेस -1 रहेगा, और टोटल बिट जो होता है वह बेस के बराबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट इक्वल टू बेस, यह बेस के बराबर होता है। तो देखो बंधु, जैसे कोई भी बाइनरी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 1010, तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये 256 है डेसिमल नंबर सिस्टम का, तो यूनिट प्लेस पर 6 है, इतना है, इतना है, 10 है, 100 पोजीशन है, तो इसे आप लोग लिखते होंगे, देखा जाए 6 है यूनिट प्लेस पर। तो यहाँ पर भी जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 10th पर 5 है, 100 पर आपको 2 है, तो यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हम लोग लिखेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए, 2 टू दी पावर 0, और यहाँ पर है 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1। आगे से लिखता हूं, जगह कम जाएगा। 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। तो पहले तो बंधु ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएंगे 10। तो बंधु, कोई भी नंबर को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बाइनरी नंबर सिस्टम का
जोड़ होता है, इसका भी घटाव होता है, इसका गुना होता है, इसका भाग होता है। तो जैसे देखिए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर कैन बी added, subtracted, multiplied and डिवाइड। तो बाइनरी नंबर का जोड़ होता है, बाइनरी नंबर का घटाव होता है, गुना होता है, भाग होता है। तो इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। जैसे देखो बंधु, 0 प्लस 0 को हम लोग 0 कहते हैं, 1 प्लस 0 1 कहलाता है, 0 प्लस 1 1 कहलाता है, 1 प्लस 1 1 कहलाता है। देखो बंधु एक बात ध्यान से देखना, यह एक बाइनरी एडिशन है, तो इसको हमने आपको बताया है, खूब गौर से देख लीजिए। इसे हम लोग 10 होता है। इसे इसको लिखिएगा तो 2 टू दी पावर 0 गुने 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 गुने 1। तो इस प्रकार हमने आपको बताया है। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जरा इसे भी गौर से देख लें। यहाँ पर इसको हटाइए ना। तो बंधु आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर हम अगले क्लास में नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।